तो आज का हमारा टॉपिक हम शुरू करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा उन्माद के ऊपर, लेकिन उससे पहले जैसे कि अब मैं आप लोगों को संप्राप्ति के हिसाब से सामान्य शॉर्टकट कुछ ट्रीटमेंट की भी बातें मैं आपको जैसे मैं बताता हूँ, कुछ फार्मूला देता हूँ, कुछ तरीका देता हूँ। इसी तरह से आज हम साइटिका के ऊपर चर्चा करेंगे और ऐसी बातें आज हम सीखने वाले हैं। मजा आ जाएगा। साइटिका जिसको हम गृध्रश्री बोलते हैं, तो वैसे तो वेबसाइट में जब आप जाओगे तो उसमें बहुत सारे कंडीशन के, क्योंकि जो कोई भी ट्रीटमेंट जो है ना वो रेंडमली मेडिसिन नहीं होता कि भाई यही मेडिसिन हर पेशेंट को देना है, ऐसा नहीं होता। सभी प्रकार के कंडीशन, उसकी अवस्थाएं, कब से समस्या हुआ है और साइटिका में तो कौन सी अवस्था है वो अवस्था जानना जरूरी है। उसके आधार पर फिर मेडिसिन डिसाइड होता है। तो पहले नंबर में चाहे साइटिका हो चाहे कोई भी डिजीज हो, सबसे पहला आधार क्या है? उस व्यक्ति को क्या हुआ है, संतर्पणोत्थ है या अपतर्पणोत्थ है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। तो इसको हमें टटोलना होगा। संतर्पणोत्थ है तो अपतर्पण करना है, अपतर्पण होता है संतर्पण। अभी एक बच्ची आई है आज से क्लास में, क्या नाम है उनका? सर दृष्टि। दृष्टि। हाँ, तो आप कुछ ऐसे शब्द जैसे संतर्पण अपतर्पण आपको समझ में नहीं आएगा। एनीवे चलो, मैं भी फिर भी आपको जो बात समझ में नहीं आता आप कमेंट बॉक्स में लिख दो यहाँ पर, तो मैं उसको समझाऊंगा। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। ठीक है सर। संतर्पणोत्थ व्याधि का मतलब होता है ज्यादा खाने से, ज्यादा पीने से, ज्यादा सोने से, मौज मस्ती करने से जो समस्याएं होती हैं वो संतर्पणोत्थ। जैसे डायबिटीज हो गया, जैसे गठिया हो गया, सारे संतर्पण। अपतर्पण का मतलब है कम खाने से, न खाने से, अधिक व्रत रखने से, चोट लग करके अधिक दिन से हॉस्पिटलाइजेशन होने से, बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने से, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने से शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कमज़ोर पड़ जाता है। तो वहाँ से जो दिक्कतें होती है वो है अपतर्पण। जैसे राज्य अक्षमा हो गया, जैसे ऐसे बहुत सारे जो डिजीज है वो अपतर्पण की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन सभी जो डिजीज हैं वो पहले संतर्पण से संबंधित रोग होने के बावजूद भी बाद में आकर के वो अपतर्पण में कन्वर्ट हो जाता है। यह भी एक बात हमने जाना था। तो अब आप लोग एक एक करके इन शब्दों को नोट करिएगा। प्रत्येक शब्द को मैं बोलता जाऊंगा, इसको आप लिखिएगा, ठीक है? साम मतलब होता है उसके अंदर टॉक्सिन है, आम है। अब कुछ आचार्य यहाँ पर आम और साम को भी अलग अलग करके देखते हैं। कुछ आचार्य साम और आम, आम यानी कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारा पाचक शक्तियां, जो पाचन तंत्र है, उसने हमारे खाए हुए आहार से बने हुए जो भी चीजें जो शरीर के लिए जो उपयोगी था, जैसे प्रोटीन बनता है, फैट बनते हैं, तो ये जो चीजें हैं प्रॉपर तरीका से उसने डाइल्यूट नहीं कर पाया, उसको डाइजेस्ट नहीं किया, और उसके वजह से वो जो डाइजेस्ट न होने के बावजूद भी जो शरीर में पड़ा रहा, तो वही बेसिकली आम है। कुछ लोग कहते हैं कि वही आम जब बहुत दिनों तक रहते रहते जब दुर्गंधित हो जाता है, जब दुर्गंधित होकर के कुछ कुछ रोगों को तैयार करना शुरू करता है, तो कुछ आचार्य उसी को साम बोलते हैं। यानी नवीन अवस्था में वह आम है, और जब पुराना हो जाए, दुर्गंधित हो जाए, शरीर को हार्मफुल करने लगे, तो उसको साम बोलते हैं। हालांकि दोनों में एक ही बात है। अब आप इसको लंबा चौड़ा करना चाहो, जितना मर्जी लंबा करते रहो, हर बात को लोगों ने, आचार्यों ने या डॉक्टर ने अपना खुराफाती दिमाग लगाते रहते। अच्छी बातें लगाना भी चाहिए, जितना हम इसके ऊपर काम करेंगे दिमागी रूप से अच्छी बात है ना। तो उनकी बातों को भी हमें जरूर
एक्सेप्ट करना चाहिए। चलो, आम निराम की कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। हाँ, आम का मतलब है जो भी, मान लीजिए दृष्टि अरोड़ा ने रोटी चावल खाया लेकिन भूख नहीं लग रहा था, वो टेंशन में थी, वो स्ट्रेस में थी, वो उसको भूख नहीं लग रही थी, या अभी सोई, जिस समय में भोजन नहीं करना चाहिए उस ऐसे तमाम में से कुछ कुछ कंडीशन में निरंतर भोजन करती थी, तो परिणाम से क्या हो गया, काम क्रोध भय आदि इन अवस्था में भोजन नहीं करना चाहिए, वो करती रही। एक बार भोजन करके दोबारा तुरंत नहीं करना चाहिए 3 घंटे तक में, लेकिन वो कंटिन्यूसली करती रही। अब क्या होगा, शरीर के अंदर वह भोजन जाएगा, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, अनडाइजेस्टेड जो वो भोजन है शरीर के अंदर किसी न किसी रूप में वो पड़ा रहता है, तो उसी को हम आम बोलते हैं, एलोपैथ वाले उसको टॉक्सिन बोलते हैं। यही आम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के रूप में उधर दिखता है, वही आम अगर कफज होगा तो वह कोलेस्ट्रॉल के रूप में दिखता है, यही आम अगर पित्तज होगा तो ट्राइग्लिसराइड के रूप में दिखता है। हो गया, हो गया, ठीक है। अगर कफ वर्गीय आम होगा, अगर कफ वर्गीय कफ दोष से युक्त आम होगा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, अगर पित्त से युक्त आम होगा तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। देखना, कभी भी ट्राइग्लिसराइड जब बढ़ा हुआ रहता है तो उस व्यक्ति के शरीर में या तो पित्त के जो है टॉक्सिन भरा हुआ आम, पित्तज आम उसमें रहेगा। कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड में एकदम ध्यान से, कोई भी दवाई देते वक्त मतलब कि गर्म दवाई नहीं होना चाहिए, इस बात का विशेष ख्याल रखना होता है, क्योंकि अक्सर जो ट्राइग्लिसराइड है वो रक्त के ऊपर एक प्रकार के स्नेह के रूप में तैरता हुआ दिखता है ट्राइग्लिसराइड। तो स्नेह क्या है, पित्त ही तो है। सस्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु। तो सीधी सी बात है, एलोपैथ के उस भावनाओं को, उन शब्दों को हमने आयुर्वेद में ट्रांसलेट किया। चलिए, समझ में आया आप लोगों को आम के बारे में। अब हम बात करेंगे गृध्रश्री यानी साइटिका। ध्यान से सुनिएगा साइटिका के बारे में। साइटिका नोट करिए आप लोग, साइटिका के पेशेंट आपके पास आ गया, तो पेशेंट किस रूप से आ रहा है, कैसे आ रहा है, बाकी की डिटेल्स मैंने, सभी लोग जरा ऑडियो को बंद करिए, बाकी की डिटेल्स डीपली जो एनालिसिस हमने वेबसाइट में किया है वहां जाकर के देख लेना। अभी मैं आपको मोटा मोटी तरीका से बताता हूं कि मतलब सुपरफिशियल हमारे दिमाग में साइटिका केस को देख करके कैसे डिफरेंशियल करना है, हमें कैसे उसको अलग करना है, कौन सा मेडिसिन और क्या ट्रीटमेंट, ये डिसाइड कैसे करना है। तो जैसे मैंने कहा, दोष जो है शरीर में या तो संतर्पणोत्था होगा या अपतर्पणोत्था होगा। तो इस चीज को आप जरा नोट करिए, लिखिए जरा। यदि रोगी चलने पर दर्द का महसूस करता है, यदि रोगी चलने पर, चलते हुए दर्द का महसूस करता है लेकिन बैठने पर उसको आराम मिलता है, यदि चलते वक्त रोगी को दर्द ज्यादा होगा मगर बैठते वक्त, आराम करते वक्त रोगी को, चलते वक्त दर्द ज्यादा होगा, बैठते वक्त दर्द कम होगा। नोट किया, इस स्थिति को हम वातज गृध्रश्री कहेंगे, वातज गृध्रश्री कहेंगे। क्या कहेंगे इस स्थिति को हम? वातज गृध्रश्री कहेंगे। ध्यान देना, इस स्थिति को हम वातज गृध्रश्री कहेंगे, जहां रोगी चलते वक्त दर्द का महसूस करता है, चलते वक्त दर्द होता है बोलता है, लेकिन जैसे बैठता है तो आराम मिलता है, यह वातज गृध्रश्री है। और उसका जस्ट विपरीत, चलने पर दर्द उसको कम होता है मगर बैठने पर उसका दर्द बढ़ जाता है, यह वात कफज गृध्रश्री है। नोट करो, उसके विपरीत है ना, चलने पर दर्द उसका कम होता है, जैसे वो चलता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि सर क्या बताए, सुबह उठ कर के जब चलते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है, स्वेलिंग भी होना शुरू होता है, रात भर बड़ा आराम है,
सुबह उठा, चलना शुरू किया, वहीं दर्द शुरू। सुबह उठा, चलना शुरू किया, वहीं दर्द शुरू। तो ये क्या हो गया? यह वातज गृध्रसरी है। दूसरा कंडीशन क्या है? दिन भर तो सही रहता है क्योंकि वो चलता रहता है, मगर रात में जैसे ही सोने के लिए चलते हैं, बैठते हैं, तो दिक्कत होती है। ये क्या हो गया? ये वात कफज गृध्रसी है। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो वातज गृध्रसरी है। हाँ जी सोनू जी बताइए। गुरुजी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे सुबह मरीज उठा है, उठने के बाद में वो बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस कर रहा है, चलने पे फिर उसे कम महसूस हो रहा है, हाँ, तो फिर चलने पर इसको जिसका कम महसूस हो, चलने पर जिसका कम महसूस हो, वो वातज कफज है। वात कफज हुआ ना ये। हाँ, चलने पर, क्योंकि जो कफ है, वात कफ में क्या होता है? वातज में धातु क्षयज व्याधि है। वातज वातज में धातु क्षयज व्याधि है। वात कफज में क्या है? मार्ग अवरोध जन्य व्याधि है। फिर से बता रहा हूं, वात कफज इजिकल टू मार्ग अवरोध जन्य व्याधि। मार्गावरोध जन्य व्याधि इजिकल टू वात कफज। और धातु क्षय यानी हमारे टिश्यूज में वायु के रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद, खर आदि इन गुणों के वजह से व्यक्ति रात भर जग रहा है? चिंता कर रहा है, शोक कर रहा है। इन आदि कारणों से शरीर में वायु बढ़ता है। वायु बढ़ने से क्या होगा? धातु कमजोर होंगे, टिश्यूज कमजोर होंगे, मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा। उससे क्या हो जाएगा? उस व्यक्ति के शरीर में, इसको हम बोलेंगे, इसी अवस्था को हम बोलेंगे रचनात्मक विकृति है। ये क्या है? रचनात्मक विकृति है। यह धातु क्षयजवात प्रकोप है। इसमें क्या होगा? इसमें L4, L5 और S1 के बीच में डीजेनरेटिक चेंजिंग रहता है। डीजेनरेटिक चेंजिंग, यह भी वही डीजेनरेटिक चेंजिंग इज इक्वल टू धातु क्षय, यानी वहां के जो मसल्स है उसमें कमजोरी आना शुरू हो जाएगा। वहां के जो नर्व सिस्टम है, वहां की जो हड्डियां हैं, वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। वहां की जो नसें हैं, वो जो हमारे पैर के नीचे से मतलब कि होते पीछे से होते हुए नीचे एड़ी तक जो नस जाता है, उसमें क्या हो जाएगा? कमजोरीपन आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन उसमें कमजोर हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में भी हमारे यहाँ दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो रुक्ष, शीत आदि गुण प्रदान दोषों से, वात से अगर ये बढ़ा हुआ है, जिसको हम स्पॉन्डिलाइसिस स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं ना जिसको हम, तो ये जो स्पॉन्डिलोसिस जो है, इस स्थिति में जहां पर रुक्ष आदि गुणों से पूरा वैसे हो जाता है वो, तो वहां कटिबस्ती देना है, जैसे लोग करते हैं ना कि क्या देना है, तो ऐसी अवस्था में कटिबस्ती देना है। और अगर फ्रैक्चर हो गया है, यानी कि वहां का बोन फ्रैक्चर हो गया है, बैठ करके उठ ही नहीं पा रहा है, उठ करके बैठ नहीं पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आबादी गुगुल देना है उसको। ध्यान देना कौन सा मेडिसिन किस कंडीशन में देना, ये मैं वातज गृद्धसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है। L4, L5 और S1 के बीच में निकलने वाली जो नाड़ी है, उसमें कमजोरी उत्पन्न होता है ना, और इससे चलने में दर्द होता है। तो इसका एक व्यवस्था है ये, इसी को हम क्या बोलेंगे? वातज गृद्धसी बोलेंगे। तो बेसिकली वातज गृद्धसी तो क्या है? स्वतंत्र कारणों से या अन्य किसी कारणों से वहां के टिश्यूज में आ गई कमजोरी। कमजोरी आने से नाड़ियां हो गई कमजोर, वहां पर ब्लड वेसल्स जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, नाड़ियों की गतियां कमजोर हो गई, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर तरीके से नीचे तक नहीं जा रहा है, वो जो साइटिक नब्ज है वो एकदम धीमा पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, रुक्ष आदि गुणों से भरा हुआ रहेगा। तो यहाँ पर मेडिसिन क्या होना चाहिए? कटिबस्ती ही इसमें बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी सोनू जी भैया।
गुरुजी इसमें क्या गृहिणी का भी रोल रहेगा इसमें? वातज गृहिणी अगर है तो वातज प्रकार की वो बनेगी। एक अलग चीज है, वो गृहिणी के संदर्भ में हम यहाँ चर्चा ही नहीं कर रहे। अभी मैं सुपरफिशियली बात बता रहा हूँ, बाकी के जो डायग्नोसिस है उस वो तो फिर तो लंबी बात है, वो तो फिर अलग बात है ना। ये वा ये अस्थि धातुगत वायु या स्नायुगत वायु के संदर्भ में गृध्रश्री आता है, स्नायुगत। अब स्नायु का संबंध किसके साथ है? शिरा स्नायु कंडरा, इसका संबंध मेद है, मांस है, रक्त है, इनके साथ है कि नहीं है सोनू भाई? रक्त के साथ में है गुरुजी। हाँ, तो अपान के क्षेत्र से तो अपान का तो इसमें रोल होगा जरूर गुरुजी, इसमें डेफिनेटली शुरुआत होगा, क्यों नहीं बड़ी होगा। होगी। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, चाहे मुंह का कैंसर हो, अभी कल मैंने एक आर्टिकल लिखा था मुंह कैंसर के ऊपर, आप उसको देख लो। मुंह कैंसर के जी लिए, देख, मुंह कैंसर के लिए आयुर्वेद चांगेरी घृत से क्या कहते हैं, पिच्चू लगाने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? मुंह का कैंसर है और रोगी को बोला जा रहा है कि भैया आप चांगेरी घृत से पिच्चू लगाओ। आप पेशेंट कहेगा कि महाराज ये तो जबरदस्त कर रहे हो यार आप, पिच्चू का क्या मतलब है इसमें, मलद्वार में दवाई क्यों डाल रहे हो? जबकि समस्या मुंह में है, मुंह में दवाई लगाओ। एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो अगला बोलेगा, वो तो सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, हमारे यहाँ छोटी आंत बड़ी आंत ये जो संबंध है मलद्वार का, देखो अर्श नामक जो रोग है बवासीर, अर्श रोग में जाकर के देखो, पूर्व रूप अवस्था में कान में आवाज आना होता है कि नहीं होता? जी वातज गृहिणी का लक्षण है गुरुजी। फिर वातज गृहिणी में कान में आवाज आना, जीभ में गांठ होना, अर्श वातज ये गृहिणी में संबंध है जीभ के गांठ। तो गृहिणी का इतना बड़ा संबंध हमारे ब्रेन से, ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन का अधिक संबंध मलद्वार से है। गुरुजी मैं एक अभी ना बुक पढ़ रहा हूँ, एक फॉरेन राइटर की है, माइंड गट कनेक्शन। तो देखो उसमें भी दो प्रकार के हमारे आते हैं, दो ही हमारे हिस्से हैं माइंड के, हाँ, एक जैसी ठीक है है। तो चलिए रिलेट। जरा अभी एक सेकंड विषयांतर हो जाएगा, पहले इस टॉपिक को हम खत्म करते। तो पहले नंबर में हमने कहा अगर L4 L5 और S1 के बीच में जो कॉम्बिनेशन है, उसके बीच की जो कोलैबोरेशन है, वहाँ डीजेनेरेटिव चेंजिंग अगर होता है, यानी कि वहाँ के नर्व्स में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, आपको हेतु पता चलता है वायु का, विशेष करके अगर कुछ भी आपको अगर समझ में नहीं आता, लेकिन एक चीज ये आता है कि चलने में उसको दर्द होता है, जैसे ही आराम करता है तो ठीक होता है। समझ लो चलने में दर्द हो रहा है ना, चलते चलते दर्द होता है, सुबह सुबह उठने के बाद जैसे चलता है बेड से निकल करके, तो उसको प्रॉब्लम होती है, ऐसा अगर बोलता है तो क्या करना है? तब आपने कटी बस्ती देना है। वहां स्नेह की कमी है ऐसा सोच करके कटी बस्ती दे दो, ऐसा कुछ मेडिसिन दे दो जिसका संबंध स्नेहपूर्ण है। और दूसरे नंबर में क्योंकि यह भैया वायु के वजह से धातु क्षयजन्य, धातु क्षीण हो गया है, वहां के टिश्यूज को बल देना है, शक्ति देनी है, स्नेह भी देना है, कुछ मधुर स्निग्ध उष्ण ऐसी चीजें देनी है जो रसायन का भी काम करे। तो ऐसे कंडीशन में आयुर्वेदिक डॉक्टर एक प्रयोग करते जिसका नाम है तिक्त क्षीर वस्ती। क्या करते हैं? तिक्त क्षीर वस्ती। तिक्त क्षीर वस्ती जिसमें गिलोय है, मुलेठी है, पटोल पत्र है, चिरायता है, ऐसे इन जड़ी बूटियों से। हमने अभी वस्ती के बारे में चर्चा नहीं किया है ना, वो वस्ती के बारे में, क्योंकि वस्ती बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, उसको मैंने अलग रखा हुआ है। हम बाद में वस्ती के बारे में स्पेशल कम से कम 4-5 महीने लगा करके उसको हम पढ़ेंगे, क्योंकि वस्ती ऐसी चीज है, आपने अगर सीख लिया तो कम से कम 20-70% मैं तो मानता हूँ, लोग कहते हैं 90%, 100%। वैसे तो दक्षिण भारत में तो किसी को खांसी भी हो रहा है तो बस्ती, इवन कि वो लोग तो एलोपैथिक दवाइयाँ भी बस्ती के माध्यम से दिए जा रहे हैं। अगले कहते हैं ओरली खाने वाली दवाई अगर 2 घंटे लगाता है काम करने में, तो वही दवाई बस्ती के माध्यम से दोगे तो महज 10 मिनट में अपना असर देता है। इतनी क्विक रिस्पॉन्स है, रिजल्ट है बस्ती से। तो बस्ती का बड़ा अच्छा महत्व है। आप लोग क्लास में लगे रहो, बने रहोगे तो आपको बस्ती मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा। हालांकि बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से पढ़ते हैं, अलग अलग जगह से,
अच्छी बात है, नॉलेज हर जगह से लेना चाहिए, लेकिन हम भी वस्ती के बारे में ठीक ठाक जानते हैं, सिखाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो मैंने आपको 2 तरह के भेद बताया, यहाँ तिक्त क्षीर वस्ती देना है, और एक चीज आप नोट करिए, अश्वगंधा तेल, इस तेल से मसाज करना ऐसे कंडीशन में अच्छा लगता है जहाँ रोगी कहता है, आए समझ में, वातज गृध्रसी में। और दूसरे नंबर में महामास तेल की भी यहाँ मात्रा वस्ती दी जा सकती है। अश्वगंधा तेल या महामास तेल का मात्रा वस्ती देना है, और ये जो तिक्त क्षीर वस्ती, ये तिक्त क्षीर वस्ती जो है ये निरूह के संदर्भ में आता है। निरूह इज इक्वल टू काढ़ा, तो काढ़ा के संदर्भ में ये आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। अब दूसरा कंडीशन हमने क्या बोला था, मार्गावरोजन्य व्याधि, जहां पर हम चर्चा करते हैं वात कफज गृध्रश्री, वात कफज गृध्रश्री, और उसका सिम्टम्स क्या है, उस व्यक्ति को चलने पर दर्द कम होता है, चलने पर दर्द कम होता है, लेकिन जैसे ही आराम करता बैठता है तो उसको दर्द होता है। तो यह वात कफज गृध्रश्री है, ध्यान देना। हाँ, चलने पर दर्द होता है, दर्द कम होता है चलने पर दर्द कम होता है, बैठने पर दर्द ज्यादा होता है, क्योंकि कफ का गुण कैसा है, मंद, स्थिर, पिच्छिल, गुरु, ऐसे गुण है। जैसे कोई व्यक्ति बैठेगा, आराम करेगा, तो निश्चित बात है कफ के गुण बढ़ेंगे, क्योंकि उसके यहाँ तो कफ ही वायु के रास्ते को रोक रहा है, जिन्हें हम ब्लॉकेज बोलते हैं, जिनको बहुत सारे डॉक्टर बोलते हैं हाँ जी आपका नस नस दब गया, ऐसे बोलते हैं आजकल बहुत सारे डॉक्टर, लोअर बैक पे नस दब गया, क्या हो गया जी, नस दब गया, क्या करे, ऑपरेशन कर दो, करना उन्होंने कुछ है नहीं, और जाकर के कटर कटर कुछ उसको थोड़ा सा जहाँ ब्लॉकेज हुआ है उसको तार से उसको छेड़ेंगे, धक्का मारेंगे, लेकिन उतने धक्का से चलेगा काम, वहाँ रास्ते को थोड़ा सा जैसे हम करते हैं ना कि उंगली से जैसे थोड़ा सफाई वफाई करते, सफाई वैसे करने से होगा, वो वहां से हिलाएगा, जा करके वो टॉक्सिन कहीं और जगह चिपक जाएगा, क्योंकि उसमें पिछले गुण है, यानी चिपकने वाले गुण है, और वो कफ के परमाणु से युक्त है। ध्यान देना, जो साइटिका है वो वात और कफ, इन दोनों दोषों के कारण से होते हैं। पित्त का प्रभाव इसमें बहुत कम, ना के बरोबर होता है, कभी कभी किसी किसी में। उसके क्या सिम्टम्स है वो वेबसाइट में जाकर देख लेना। अभी में जो मोटा मोटी कम से कम भी 75 to 85% तक जो पेशेंट है वो हमें हमारे सामने धातु क्षयज, वातज और मार्गावरोधजन्य वात कफज इस रूप में हमारे पास आएंगे। तो चलने पर दर्द जहां कम होता है लेकिन बैठने पर दर्द बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, कफ बढ़ गया, और कफ बढ़ने से बैठने से दर्द हो रहा है, इसका मतलब तो बैठने से जो जो गुण बढ़ता है वो बढ़ गया। तो बैठने से क्या गुण बढ़ता है, पिच्छिला, सीता, स्निग्ध, मधुरा, गुरु। तो इन्हीं गुणों से युक्त जो टॉक्सिन है वो हमारे उस साइटिक नर्व्स के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करता है, दर्द होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या देना है, ऐसी स्थिति में वस्ती के संदर्भ में एक वस्ती है, नोट कर लो, एरंड मूलादि निरूह वस्ती। क्या देना है, एरंड मूलादि निरूह वस्ती। तो वस्ती के संदर्भ में यहाँ ध्यान देना, तिक्त क्षीर वस्ती धातु क्षय की अवस्था में देना है, जहाँ वायु निमित्त से या स्वतंत्रता से, स्वतंत्र कारणों से वायु बढ़ा है। आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, कोई है जिसको समझ में नहीं आया? एक दृष्टि को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनका आज पहला क्लास है। दृष्टि समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत सर। आ रहा है, ठीक है, धीरे धीरे आ रहा है। थोड़ा आने का मतलब तो पहले दिन तो बहुत ही आ गया आपको। धीरे धीरे बुक्स को आप पढ़ते रहो, लेक्चर को सुनते रहो, धीरे धीरे आ जाएगा सारा, ठीक है। अब एरंड मूलादि निरूह वस्ती, अब आपने देखे होंगे यूट्यूब में इधर उधर लोग अग्निकर्म करते हुए आप देखते आओ, हालांकि अग्निकर्म करने वाले हर किसी को बुला करके ठोक देते, आग जला करके लोहे, आ लो भैया अग्निकर्म कर देते। एक लोहे का सलाका होता है, उसको आग में
जला करके लाल कर देते हैं और उसको L4L5 S1 इस पॉइंट से जो गुजरने वाली जो साइटिक नब्ज है वहां पर उस पॉइंट में वो अग्निकर्म करते। लेकिन अग्निकर्म का महत्व कहाँ है? जहां बैठने से पेशेंट को ज्यादा दर्द होता है, यानी वात कफज मार्गावरोधजन्य जो साइटिका है वहां अग्निकर्म का अधिक महत्व है। क्योंकि अग्नि का गुण कैसा है? रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, संवेदिना, इस तरह के गुण है। तो ये अपने गुणों से कफ के उन परमाणुओं को क्या करेगा? तितर बितर कर देगा और उस जगह से वो बाहर कर देगा। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है साइटिका वालों का। सेम वही कर्म अग्निकर्म एक झटके में हो जाता है। अग्नि से वहां का सारा रुका हुआ जो टॉक्सिन है सब कुछ हट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर मार्गावरजन्य जो अवस्थाएं हैं, यानी वात कफज साइटिका है जहां बैठने से उसको दर्द होता है, ऐसी अवस्था में वहां स्वेलिंग भी होती है। अक्सर साइटिक नब्ज में स्वेलिंग होती है क्योंकि शोथ का जो मूल अवस्था है वह आम से होता है। क्षय में तो शोथ होगा नहीं। तो शोथ कहाँ होगा? जब संग होगा दोषों का। हम पहले पढ़ते आ चुके हैं, आप लोग भूल गए होंगे। दोष जब मिल जाते हैं दूषित दोष से तो क्या हो जाएगा? उस स्थान में स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगा। तो देखना उनके L4 L5 के उस पॉइंट में कहीं पर भी दबाने से दर्द होगा। उसको क्या होगा? आप नोट करिए जरा। रोगी को दबाने से दर्द हो तो यह दबाने से दर्द हो तो यह मार्गावरोधजन्य व्याधि है। दबाने से दर्द हो तो यह मार्गावरोधजन्य व्याधि है। ठीक है। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है? ऐसी कंडीशन में हमें दबाने से आराम मिलता है तो धातु क्षयज व्याधि है। सिंपल सी बात बता रहे हैं। जैसे आपके पास एक पेशेंट आया, अगला कहता है सर बहुत दिक्कत है, बहुत समस्या है, गठिया है या साइटिका है। तो चेक करने का साइटिका में तो कई सारे हैं चेक करने का। एक तो उसको बेड में लेटाना है, और मैं बताता हूँ। जैसे बेड में लेटाना है, दोनों पैर को ऐसे, उसको कहना है भैया एक पैर को ऊपर की ओर उठा। अगर पैर को प्रॉपर नहीं उठा पा रहा है इसका मतलब साइटिका है, और पैर बढ़िया से ऊपर की ओर उठा रहा है इसका मतलब साइटिका नहीं है। पहली बात तो ये समझ लो, जो नाइसाइटिक नब्ज है वो मार्गवजन्य या धातु क्षय किन्हीं कारणों से भी उस पैर को वो उठने नहीं देता। तो पहले नंबर में तो ये हो गया चेक करने का साइटिका है या नहीं है। दूसरे नंबर में है उस व्यक्ति को त्रिक स्थान बोलते हैं हम L4 L5 में या S1 में, वहां आप उंगली से दबाओ। अगर उसको दर्द होता है तो यह मार्गावरोधजन्य व्याधि है। अब इससे क्लियर और क्या करें? वो क्या है? मार्गावरोधजन्य व्याधि है। और दबाने से दर्द नहीं हो रहा है जबकि उसको आराम मिल रहा है। जैसे कुछ पेशेंट बोलते हैं सर क्या मजा आ गया, आपने मसाज ऐसा किया। कुछ लोग गाली देते हुए जाते हैं, अरे क्या किया तुमने, ये हो गया वो हो गया। तो जो लोग भी गाली देते हुए जाते हैं, कहते हैं कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, आप मसाज के अलावा कुछ और कर लो, मसाज करने से दर्द होती है, इसका मतलब है कि उसका मार्गावरोधजन्य साइटिका है या आम बात है। क्या है? शरीर में हर जगह दर्द हो रहा है, दबाने से और ज्यादा दर्द बढ़ता है, तेल से मसाज करने से और दर्द बढ़ता है। ये क्या है? मार्गावरोधजन्य है, आम है। उसमें वहां शोथ है, अंदर शोथ होने की वजह से ऐसा हो रहा है। दबाने से आनंद आ रहा है इसका मतलब धातु क्षीण हो रहा है, उसको मजा आ रहा है दबाने से। तो दबाने से जहां मजा आ जाए और फिर भी उसको दर्द होता है तो आवा गुगुल दे दो, है ना। उसको जो है वस्ती दे दो, पट्टी वस्ती दे दो, तिक्त क्षीर वस्ती दे दो, और भी बहुत सारे मेडिसिन है उसको हम वहाँ दे सकते हैं।
अब यहाँ पर दबाने से उसको आराम मिलता है, यानी धातु क्षयज व्याधि है। इसमें क्या देना है? बैगन देना है। क्या देना है? बोलिए क्या देना है? बैगन का भरता। नोट करिए, कोई साइटिका के पेशेंट है और उसको साइटिका है और मसाज करने से आराम मिल रहा है, चलने से दर्द होता है, आराम, बैठने से आराम मिलता है, वातज धृतरसी, धातु क्षयज व्याधि, इसका सबसे बढ़िया दवाई है। बाकी दवाइयाँ तो है ही, आज तो मैंने आपको निदान बताया। बढ़िया है, बैगन लेना है, उस बैगन को आग में जलाना है, जलाने के बाद उसका बाहर का छिलका उतारो, कट 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 लो और उसको एरंड तेल में उसको छोका मारो, पका लो बढ़िया सा। सेंधा नमक डालो, जो भी आपने स्वादानुसार कुछ डालना है उसको डालो, मसाला वसाला, रोटी के साथ दे दो, उसको कहो भैया रोज खाना है। बैगन, नाम बैगन यानी कोई गुण नहीं है, लोग बोलते हैं ना, लेकिन वातज साइटिका में ये बेहतरीन काम करता है। ठीक है, ये दो अवस्था, वातज और वात कफज, इस हिसाब से अगर आप साइटिका को देखोगे और इसी हिसाब से अगर आप आयुर्वेदिक दवाई को डिसाइड करोगे तो निश्चित आपको इसमें बहुत आराम मिलेगा। किसी ने कुछ पूछना है इसमें? मुझे पूछना है। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, ये जो मार्गावर जन्य, जो चाहे गठिया हो चाहे साइटिका हो, इन दोनों ही अवस्था में सिंहनाद गुगुल दिया जाना चाहिए। ठीक है, और जहां धातु क्षय जैसी अवस्थाएं हैं वहां पर योगराज गुगुल, आवा गुगुल, अक्षत गुगुल, नोट करिए इसको भी, भूल जाओगे नहीं तो। इसके जो है सिंहनाद गुगुल के इंग्रेडिएंट्स को देखिए जरा, जड़ी बूटियां। ये क्या करेगा? आम का निरहरण करेगा, दीपन करेगा, निराम करेगा, यानी मार्ग को प्रशस्त करने वाला है। एरंड तेल है, अब वो भी हालांकि जयपाल युक्त है, गंधक युक्त है, एरंड युक्त है, एरंड तेल युक्त है ना। तो ये भी है कि कौन सा कहाँ देना है, वो जब हम बाद में जब अर्थराइटिस के ऊपर जब बात करेंगे तो सिंहनाद गुगल, जयपाल युक्त सिंहनाद गुगल कहाँ देना है। जैसे अभी मैंने बताया कि मार्गावर जन्य व्याधि है तो वहां पर हमें जयपाल युक्त देना है। ठीक है, तो ऐसे इसके बारे में बहुत, तो लेकिन आपको धातु क्षय, जब वात प्रकोप है, धातु क्षय हो रहा है और आपको संतर्पण करना है, बढ़ाना है चीजों को, तो योगराज गुगुल दे दो। योगराज गुगुल बहुत अच्छा है, लेकिन योगराज गुगुल देते वक्त किसके साथ दोगे? योगराज गुगुल आप कोई संतर्पण करने वाली दवाइयों के साथ आप उसको देंगे। ठीक है, तो आज हम छोटा सा, ये छोटी सी चीजें जो है मुझे लगा कि बता दूं, क्यों आपको गुरुजी कुछ? मेरी हाँ जी। गुरुजी कई बार जो है ना, रोगी को अगर गुगुल दे रहे हैं तो रोगी जो है जलन बताता है, मतलब पित्त के सिम्टम्स उसके आने शुरू हो जाते हैं। किसमें तो किसमें? साइटिका वाले मैं बताता हूँ उसका मूल रीजन क्या है। अक्सर आजकल इस तरह के पेशेंट आते हैं, देखो शुद्ध रूप से तो वातज वात कफज ही होते हैं, लेकिन जब वो कोई मेडिसिन, अनसन मेडिसिन खाता है, देसी भाषा में बोले तो उल्टे पुल्टे दवाइयाँ डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते, अच्छा क्या हो गया साइटिका को, चलो इतने गरम 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 दवाई, सुबह शाम गरम गरम। भैया शरीर है उसका कोई ऐसा निर्जीव, वो तो है ही नहीं, जीवधारी, तो उसके पित्त फिर धीरे 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 बढ़ना शुरू होता है, सुक्त बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, फिर वहां से वो फिर असाध्य की कैटेगरी में जाता है। तो तो गुरुजी क्यों ऐसे ना अवस्था में क्या करना है? ऐसे अवस्था में लीन दोष समझ करके पित्त का चिकित्सा करो, पित्त का समन करो, पित्त सामक चिकित्सा करो, लेकिन ध्यान देना क्योंकि साइटिका है, पहले तो साइटिका में देखो वातज है या वात कफज है। अब चूंकि पित्त भी बड़ा है, तो वातज अगर है और पित्त भी बड़ा हुआ है तो पहले पित्त समन करो, वायु को ध्यान में रख के। वात कफज है, मार्गवर्जन्य है साइटिका, बैठते वक्त उसको बहुत ज्यादा दर्द होती है, इसका मतलब वात कफज है।
तब वहाँ क्या करना है, पित्त को समन करना है, कफ को ध्यान में रख करके। बहुत ज़्यादा शीत दवाई नहीं देना है, नहीं तो फिर तो कफ बढ़ जाएगा। पित्त तो समन होगा लेकिन साइटिका बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो गुरु जी क्या हम इसमें जहर मोरा पिष्टि से लेखन कार्य नहीं ले सकते इसमें? जहर मोरा पीष्टि तो शीत गुण प्रदान हो गया ना। पित्त को देखते हुए जैसे मतलब ये नहीं पित्त कर से सकते हैं, वही है ना, देखो मेडिसिन का डिसाइड तो कंडीशन के हिसाब से होगा ना, कौन सा मेडिसिन देना है। तो मेरे हिसाब से तो पहले ही इस तरह की दवाइयाँ देने से अच्छा है कि पहले उसके अवस्था को देखो, कौन सा अवस्था है, क्यों है, फिर उसमें क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर शुरू करो। पहले तो हर चिकित्सक को चाहिए कि पहले पेशेंट को सामने रखो, उससे बहुत सारी चीजें पूछो और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पहले तैयार करो। इसको ये हुआ है, मुझे ये चीजें करना है, सबसे पहले ये करूंगा, इसको करने से ऐसा होगा, और वैसा जब तक नहीं होगा तब तक वैसा ही करना है। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए मेरे पास एक पेशेंट आया और उसको भूख नहीं लग रहा है, साथ में गठिया भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है। अब मैं क्या करूंगा, पहले दीपनीय द्रव्य दूंगा। और दीपनीय, अब उसके गठिया के दवाई, दर्द के दवाई कब तक नहीं दूंगा, जब तक उसके, क्योंकि मेरा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो वही है भैया, पहले दीपन करना है, पाचन करना है, फिर आगे के कर्म चले। पहले दीपन, जब तक दीपन नहीं होता है तब तक आगे बढ़ना ही नहीं। एक गुजरात से मेरे पास पेशेंट आया, इतने दूर से आया बेचारा, मेरा यूट्यूब देखता था। अब भगवान पता नहीं क्या मेरे उल्टे हो गए या उसके उल्टे हो गए, बेचारा वो 10 दिन बैठा मेरे पास, उसका दीपन ही नहीं हुआ। महाराज उसका भूख ही नहीं लग रहा। और मैंने उसको नाड़ी देख रहा हूँ, वात कफज है, शरीर उसका वातज दुर्बल है, ग्रहणी रोग है उसको। अब मैंने उसको क्या नहीं दिया, अब मेरे पास तो दुनिया भर की चीजें, मैंने उसको महाराज नेपाल से मैं लेके आया था, ये क्या बोलते, आ, गोमूत्र घन, वो इतना शक्तिशाली दवाई है इस मामले में, वो तक उसको दे दिया, उसका भी कोई परिणाम नहीं, चम्मच चम्मच दे दिया। मैं कहा भैया मेरे सारे दवाई तो खत्म करेगा, निकल जाए यहाँ से। सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं हो रहा है उसका। अब इतने दूर से आया बेचारा कमरे किराया लेकर के, अब उसको मैं कहूँ कि भैया ऐसा, अब दुर्बल व्यक्ति है, लंघन भी कितना कराए, उसको करा नहीं सकते। शास्त्र तो यही बोलता है कि ऐसे व्यक्ति को लंघन ज्यादा नहीं कराना। लेकिन उस विधि से उसका हो ही नहीं रहा है। फिर यूट्यूब में एक व्यक्ति है जो बहुत फेमस है, आप लोग भी जानते हैं, मैं नाम लेकर के उसका वो नहीं करना चाहूंगा। मैंने उसके पास भेजा, मैं कहा देखते जरा क्या है। उसके पास गया, 10 दिन तक, 15-20 दिन तक, मतलब वो उधर ही का ही है, 20 दिन तक उसके पास दौड़ता रहा, पता नहीं कितना क्या कुछ उसने ले लिया, क्या कुछ किया उसका, फिर भी अग्निदीपन नहीं हुआ। मैंने कहा यार ये तो बड़ी विचित्र बात है। अब उसको अगर मैं थोड़ा सा लालच दिखाता और कहता कि भैया ऐसा है, चलो दीपन ना हो कोई बात नहीं, हम आगे का ठोक देंगे दवाई, तो उसका और बुरा हाल होता। मेरी कमाई तो जरूर होती, लेकिन उसका तो कुछ नहीं होना, पैसे भी जाना था, शरीर से और ज्यादा काम खराब होना था। तो ऐसे कभी कभी पेशेंट भी ऐसी स्थिति में होते हैं जो उसका गियर आगे बढ़ता ही नहीं हो। एक चीज ध्यान देना, हमने इतना सीखा है कि जब तक गियर अगले में नहीं जाएगा तब तक हम पीछे ही रहेंगे और गियर चढ़ाने का काम करेंगे। उसका दीपन होगा तभी हम आगे का काम करेंगे, क्योंकि बगैर दीपन हुए ऐसी स्थिति में हम कोई भी रसायन देंगे, कुछ भी देंगे, वो उस आदमी का इतना बुरा हाल करता है कि कुछ ना, चाहे आपके पास कैसा ही दवाई क्यों ना हो। पंचामृत पर्पटी मैंने खुद बनाया है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, उस पेशेंट को देते तो हर ग्रहणी में बहुत अच्छा काम करता है पंचामृत पर्पटी। लेकिन वो भी तभी अच्छा रहेगा, हम पेशेंट को दे सकते जब उसके शरीर उसके योग्य होगा। पहले तो हमारे रसायन के योग्य बनाना, पूर्व कर्म बोलते हैं जिसको। ठीक है, तो बात करते करते आज का तो भैया टाइम ही ऑफ हो गया। चलिए जरा निकाल लिए जरा, हमारा टॉपिक है आज का। आप लोग जरा कैमरे खोलिए जरा, आप लोगों को बातें समझ में आया कि नहीं आया।